नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स हो या जॉब, बांग्लादेश क्राइसिस का मेन रीजन रहा है बेरोजगारी। आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान का पंजाब और सिंध का एरिया, वहां के लीडर की पाकिस्तान के अंदर डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुस्लिम ज्यादा थे। वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप इन्हें हीन भावना से देखती थी। ईस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन ज्यादा थी वेस्ट पॉपुलेशन की तुलना में, इसीलिए पाकिस्तान के असेंबली में जब चुनाव हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान की सीटें ज्यादा होने की वजह से 1970 में जब इलेक्शन हुए तो इसमें ईस्ट पाकिस्तान के एक फेमस लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जो अभी शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग गई हैं, इन्हीं के पिता थे। ये उस टाइम पर इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लीडरशिप इन्हें पीएम मानने से मना कर देते। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जुल्फिकार भुट्टो सेना प्रमुख यहिया खान से मिलकर मुजीबुर रहमान को जेल में बंद कर देते हैं, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान में बगावत शुरू हो जाता है। जब पीएम नहीं बनने दिया जाता है इनको, तो मुजीबुर रहमान गुस्सा हो जाते हैं और इन्होंने अलग बांग्लादेश बनाने के लिए बगावत शुरू कर देते हैं। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान भेजते हैं आंदोलन को रोकने के लिए। और इस आंदोलन में ये टिक्का खान बहुत अत्याचार करता है और आंदोलन रोकने के लिए सर्च लाइट ऑपरेशन चलाता है, जिसमें 30 लाख लोगों का हत्या करवा देता है। टिक्का खान को इसीलिए बांग्लादेश का बूचर कहा जाता है और अपने ही देश की पूर्वी पाकिस्तान की 4 लाख महिलाओं का रेप करवा देता है और कहा कि इसमें जो बच्चे पैदा होंगे उनका डीएनए वेस्ट पाकिस्तान का होगा और ये लोग कभी आजादी की मांग नहीं उठाएंगे। उस समय लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में शरण ले लिए थे। उसके बाद मुजीबुर रहमान ने इंडिया के सपोर्ट से मुक्ति वाहिनी आर्मी बनाई। इन्होंने पाकिस्तान से लड़कर 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा दिया। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इसमें शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे जियाउर रहमान। इनका भी बहुत बड़ा योगदान था गोरिल्ला वार और स्ट्रेटजी बनाने में। मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान उस समय बहुत क्लोज थे। उस समय मुजीबुर रहमान के कहने पर जियाउर रहमान ने आजादी की घोषणा किया था। बांग्लादेश जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तो कई ऐसे ग्रुप थे जैसे जमात ए इस्लामी, ये नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हों। ऐसे ग्रुप बांग्लादेश का सपोर्ट करने के बजाय पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट कर रहे थे। जमात ए इस्लामी ने अल बद्र और अल शम्स ग्रुप बनाए थे। इन्होंने बांग्लादेश में बहुत मार काट मचाई और औरतों पर अत्याचार किए। ऐसे ग्रुप को उस टाइम पर रजाकार बोला जाता था। इसे बांग्लादेश में बहुत निगेटिव दृष्टि से देखा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में बांग्लादेश आजाद हो गया था। आजाद होने के बाद 1971 में इलेक्शन कराए जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी पार्टी जीत जाती है और मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। लेकिन आज इन्हीं के पुतले तोड़े जा रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश को आजाद कराने में जो लोग गद्दारी की थी, जैसे जमात ए इस्लामी, सबसे पहले इस संगठन को बैन कर दिया गया। मुजीबुर रहमान के पीएम बनने के बाद मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को आर्मी में शामिल कर दिया गया। इसीलिए बांग्लादेश की आर्मी में 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता था और दूसरा ग्रुप मुजीबुर रहमान के सपोर्ट में रहता था, जो इंडिया को सपोर्ट करता था। ईयर 1972 में मुजीबुर रहमान पीएम बनने के बाद मुक्ति वाहिनी के लोगों के फायदे के लिए बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा लेकर आते हैं। फ्रीडम फाइटर के लिए, यानी कि मुक्ति वाहिनी के लोगों के लिए। यही वो रिजर्वेशन कोटा है जिसकी आग आज भी पूरे बांग्लादेश में लगी हुई है और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। इसमें 30% कोटा फ्रीडम फाइटर को दिया गया है, 10% कोटा बांग्लादेश की औरतों को दिया गया है
जिन पर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश के आजादी के समय जुल्म किए थे। 10% डिस्ट्रिक्ट कोटा, 5% ट्रिब्यूनल कम्युनिटी, 1% फिजिकली चैलेंज के लोग, जिस पर उस समय टाइम पर दिक्कत आई थी। इस समय के विवाद का मेन जड़ बेरोजगारी और 30% फ्रीडम फाइटर का कोटा है। मुजीबुर रहमान अपने आप को पावर में रखने के लिए, ताकि कोई और पार्टी जीत कर ना आ जाए, मुजीबुर रहमान घोषणा करते हैं कि सभी पार्टियों को खत्म करके अब एक पार्टी बनाया जाएगा। आवामी लीग बक्सल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं को शामिल किया जाएगा और इसमें खुद मेन लीडर बन जाते हैं मुजीबुर रहमान, जिसके कारण आर्मी के कुछ ऑफिसर खुश नहीं थे, जिसके कारण देश के हालात भी ठीक नहीं थे। 15 अगस्त 1975 को पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान के घर धानमंडी में घुसते हैं और मुजीबुर रहमान सहित पूरे परिवार के 17 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, जिसमें 10 साल के बच्चे को भी गोली मार दिया जाता है। इस घटना के बाद मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार तो खत्म हो गया था, लेकिन उनकी 2 बेटियां थी। शेख हसीना 28 साल की थी, जो अपने बहन शेख रेहाना के साथ जर्मनी चली गई थी। बांग्लादेश में उस समय नहीं थी, इसीलिए ये बच गई थी। उस समय शेख हसीना के बहन के पति जर्मनी में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, M.A. वाजिद मियां, और घटना के बाद अपने बहन के पास जर्मनी में शेख हसीना रहने लगी। पाकिस्तान की ISI एजेंसी ने जर्मनी में दोनों बहनों शेख हसीना और शेख रेहाना को मारने का प्लान बना रहे थे और ये बात भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चल जाती है और शेख हसीना को बचाने के लिए भारत में शरण दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक बांग्लादेश की हालत ठीक नहीं हो जाते तब तक आप यहीं पर रहिए। यही कारण है कि शेख हसीना भारत का सपोर्ट करती है। आज भारत देश उस समय अगर शेख हसीना को ना शरण दिया होता तो शायद शेख हसीना को पाकिस्तान मार दिया होता। 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद इनके करीबी सेनापति जियाउर रहमान बांग्लादेश का कमान संभाल लेते हैं। करीब 2 साल बाद 21 अप्रैल 1977 को अपने पावर के इस्तेमाल से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जियाउर रहमान अपनी पॉलिटिकली पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम इन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP रखा। उस समय 88.3% मुस्लिम, 10.5% हिंदू थे, 1.2% अदर कम्युनिटी रहते थे और ये अपनी राजनीति मुस्लिम पॉपुलेशन पर शिफ्ट करने लगे थे और ये बहुत कम समय में पॉपुलर हो गए थे। आजादी के बाद मुजीबुर रहमान ने जमात ए इस्लामी के ऊपर जो बैन लगा था, इन्होंने उस बैन को पूरी तरह से हटा दिया। जमात ए इस्लामी को पाकिस्तानी सपोर्ट के कारण रजाकार बोलते थे और 30 मई 1981 को जनरल इरशाद ने मुजीबुर रहमान की तरह जियाउर रहमान को भी गोली मरवा दिया था और इसकी पत्नी खालिदा जिया बच जाती। जियाउर रहमान और मुजीबुर रहमान दोनों के हत्या के बाद पार्टी का लीडरशिप खत्म हो गया था और उसके बाद खालिदा जिया BNP को लीड करती हैं और इसी समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शेख हसीना को बांग्लादेश भेजती हैं और शेख हसीना 1981 में अपने पिता मुजीबुर रहमान के पार्टी की अध्यक्ष बन जाती हैं और बांग्लादेश की मेन पार्टी की 2 बेगम एक दूसरे से बहुत नफरत करती हैं। दोनों की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी, एक एंटी इंडिया थी, एक प्रो इंडिया थी। इनकी दुश्मनी बहुत भयानक थी। शेख हसीना आरोप लगाती थी खालिदा जिया के ऊपर कि आपने हमारे पिता मुजीबुर रहमान को मरवा दिया और खालिदा जिया शेख हसीना पर आरोप लगाती थी कि आपने हमारे पति को मरवा दिया। 15 अगस्त को देश के राष्ट्रपिता की हत्या के कारण देश के लोग और शेख हसीना शोक मनाती हैं। वहीं इसके घाव पर नमक रगड़ने के लिए 15 अगस्त के ही दिन खालिदा जिया अपना फेक जन्मदिन मनाती हैं और केक काटती हैं, जबकि इनका जन्मदिन 15 अगस्त को नहीं था। ये जबरदस्ती केक काटती हैं। पासपोर्ट में इनका जन्मदिन 19 अगस्त
और मैरिज सर्टिफिकेट में इनका जन्मदिन 9 अगस्त और मार्कशीट में इनका जन्मदिन 5 अगस्त था। लेकिन इस समय ये दोनों बेगम पावर से बाहर थी। इस समय आर्मी चीफ इरशाद रूल कर रहे थे। जिस तरह से शेख हसीना को इस समय देश छोड़कर भागना पड़ा, उसी तरह से उस समय आर्मी चीफ इरशाद को देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद 1991 में इलेक्शन होता है। शेख हसीना और खालिदा जिया चुनाव लड़ती है, जिसमें खालिदा जिया चुनाव जीत जाती हैं और खालिदा जिया के पीएम बनने के बाद शेख हसीना बहुत परेशान हो जाती है और शेख हसीना कहती हैं एक भी दिन खालिदा जिया के सरकार को शांति से चलने नहीं देंगे। और 1996 के इलेक्शन में शेख हसीना चुनाव जीत जाती हैं और पीएम बनती हैं और कुछ समय बाद 30% का फ्रीडम फाइटर का कोटा इनके बच्चे को भी अप्लेबल कर देती हैं। फिर इसके बाद 2001 के इलेक्शन में खालिदा जिया चुनाव जीत जाती हैं और शेख हसीना इलेक्शन फ्रॉड का आरोप लगाती है, जिसके कारण बांग्लादेश में एक कानून बनाया जाता है। चुनाव के समय केयर टेकर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। और इस समय केयर टेकर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद को बनाया गया। ये चुनाव से पहले शेख हसीना और खालिदा जिया को जेल में डाल दिए और स्वयं कमान संभाल लिए। 2006 से 2008 तक शासन किए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शेख हसीना और खालिदा जिया को रिहा किया जाता है और 2008 के इलेक्शन में शेख हसीना चुनाव जीत जाती है, जो इस समय मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर फॉर अंतरिम गवर्नमेंट में है, जो एक्टिंग पीएम की तरह है। इस समय पर मोहम्मद यूनुस यूएस में पढ़ाई करने गए थे और वहां से पढ़ाई करके बांग्लादेश वापस आए थे। और मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक बनाए। इसमें गरीब लोगों को कुछ भी गिरवी रखे बिना लोन दिए जाते थे और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसमें दुनिया भर में इसकी बहुत तारीफ हुई। इसके लिए मोहम्मद यूनुस इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला और सिर्फ नोबेल प्राइज ही नहीं, उसके बाद इनको द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला और फिर इसके बाद इनको यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला। तो ये यूएस कांग्रेशनल मेडल भी दिया जाता है। ये बांग्लादेश के अंदर बहुत रेपुटेड नाम है, हर कोई बहुत इज्जत करता है। और 2007 में मोहम्मद यूनुस ने नागरिक शक्ति पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ी। उस चुनाव में हार गई। 2006 में यूएस की 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी जो मोहम्मद यूनुस के रिगार्डिंग में थी, जो विकीलीक्स के थ्रू लीक हो गई थी, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। पहला डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ था उसमें लिखा था कि शेख हसीना और खालिदा जिया ये दोनों औरतों को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दो और ये दोनों कभी वापस ही नहीं आनी चाहिए। इसी बातों के कारण शेख हसीना इनके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती हैं और कुछ समय बाद मोहम्मद यूनुस को जेल में डाल देती हैं। आगे चलकर यूएस ने बांग्लादेश के पद्मा ब्रिज के फंडिंग को रोकवा देता है बांग्लादेश के लिए। तो शेख हसीना बहुत गुस्से में थी और एक स्टेटमेंट दिया कि इस मोहम्मद यूनुस को इसी पद्मा नदी में डुबोना चाहिए, जब मरने लगे तो इसे बाहर निकालना चाहिए और फिर इसी में डुबो देना चाहिए। शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस एंटी थे। खालिदा जिया के केस में लोग बट जाते थे, लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, हर कोई बहुत इज्जत करता है उनको। 2008 में जब शेख हसीना जीत कर आती हैं तो 30% फ्रीडम फाइटर का कोटा इनके बच्चों यानी नाती पोतों के लिए यह कोटा अप्लीकेबल कर देती है। और शेख हसीना ने जमात ए इस्लामी ग्रुप के ऊपर दोबारा से बैन लगा देती, जो खालिदा जिया ने बैन को हटाया था। 2011 में बांग्लादेश के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट के रूल को भी हटा दिया। अब आप लोग कहेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होता है। जिस तरह से अपने यहाँ चुनाव आचार संहिता लग जाती है और पीएम के पावर को चुनाव होने तक समाप्त कर दिया जाता है ताकि चुनाव निरपेक्ष और पारदर्शी हो सके। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक केयर टेकर गवर्नमेंट सरकार चलाती है। जिस तरह से इस समय मोहम्मद
यूनुस चला रहे हैं। शेख हसीना के जाने के बाद और खालिदा जिया के ऊपर करप्शन चार्ज की वजह से 10 साल की सजा हो जाती है और वो अभी तक जेल में थी। 2018 में ढाका यूनिवर्सिटी में 30% फ्रीडम फाइटर के रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं। एजुकेशन को छोड़कर सभी विभागों में 30% रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन बीएनपी पार्टी को कनाडा ने आतंकियों की कैटेगरी में डाला है। आवामी लीग पार्टी पर आरोप लगा कि पैसा लेकर फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट देते हैं। लोगों ने लोन लेकर भी फ्रीडम फाइटर कोटा को ले लेते हैं कि एक बार कैसे भी ये पैसा लगा के कोटा मिल जाए तो जिंदगी मिल जाएगी और जिंदगी बन जाएगी। इसीलिए 2014 में जो था उसकी रिपोर्ट आई थी, तब 60,000 फेक फ्रीडम फाइटर कोटा सर्टिफिकेट पकड़े गए थे। 2018 में इलेक्शन के प्रेशर में कोटा हटा दिया जाता है और इस इलेक्शन में शेख हसीना फिर चुनाव जीत जाती है और इसके ऊपर इलेक्शन फ्रॉड का आरोप लगता है। 2024 के इलेक्शन में ऑपोजिशन कहता है हर बार इलेक्शन फ्रॉड होता है, फिर से केयर टेकर गवर्नमेंट का रूल लागू किया जाए, नहीं तो इस बार हम इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे। और शेख हसीना नहीं लागू करती है, जिसके कारण मुख्य ऑपोजिशन ने चुनाव नहीं लड़ा था और दोबारा शेख हसीना काफी वोटों से चुनाव जीतकर पावर में आने के बाद जून 2024 के स्टार्टिंग में हाई कोर्ट कहता है जो 30% फ्रीडम फाइटर का कोटा है उसको फिर से दोबारा लागू किया जाए। तो इसको लेकर स्टूडेंट कहते हैं कि आपके पास पावर है, कानून में संशोधन करके फ्रीडम फाइटर का कोटा खत्म किया जाए, नहीं तो हम बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे। और ढाका यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार, इन्हीं 3 स्टूडेंट की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। ये 3 स्टूडेंट ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रीडम फाइटर का कोटा हटाया जाए और पूरे देश में 2024 तक प्रोटेस्ट काफी विकराल रूप ले चुके थे। और इसी समय शेख हसीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है, वहां पर सारे देश की मीडिया थी। ये बहुत ही निगेटिव स्टेटमेंट देती है, अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा। यह रजाकार शब्द बांग्लादेश में बहुत ही बुरा माना जाता है। इसको लेकर लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बांग्लादेश गुस्से के आग में जल रहा था। और इसी समय नाहिद इस्लाम, आसिफ मोहम्मद, अबू बकर को सिविल ड्रेस में पुलिस 20 जुलाई 2024 को उठा लेती है और नाहिद को पुलिस के उठाते समय किसी ने वीडियो बना लिया था और जब भीड़ को पता चलता है तो भीड़ पुलिस को मारना पीटना चालू कर देती है। भीड़ और बेकाबू हो जाती है और बहुत जाने चली जाती है और 21 जुलाई को बहुत बुरी हालत में नाहिद रोड पर बेहोश मिलता है और इसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ये देखकर लोग और भड़क जाते हैं। 26 और 27 जुलाई के बीच तीनों को हॉस्पिटल से फिर पुलिस उठा लेती है और पुलिस कहती है कि इसके ऊपर अटैक हो सकता है, हमें इसको सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा। और इसी दिन कोर्ट का भी फैसला आता है कि हमने कोटा समाप्त कर दिया है, केवल 5% कोटा मिलेगा, बाकी सब हटा दिया गया। अब लोग कहते हैं कि ये जो शेख हसीना है इन्होंने बहुत ज्यादा मार काट करी है, इसको माफी मांगनी होगी और इस्तीफा देना होगा। इसी बीच इन तीनों का एक वीडियो वायरल हो जाता है और तीनों इस वीडियो में प्रोटेस्ट को रोकने की अपील करते हैं। दंगा मत करिए, शांति रखिए, इस प्रोटेस्ट को तुरंत खत्म कर दीजिए। लेकिन लोगों को डाउट हो जाता है कि ये इसमें जबरदस्ती कहलवाया गया है और लोग मांग करने लगते हैं कि इन तीनों को आप वापस भेजिए। पुलिस लोगों को मारना चालू कर देती है। इस समय पूरा बांग्लादेश जल रहा था। गवर्नमेंट प्रेशर में तीनों को छोड़ देती है और तीनों की हालत देखकर लोग भड़क जाते हैं। ये तीनों बताते हैं मुझे सरिया से मारा गया है, इंजेक्शन लगाया गया है, हमसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया है। इनको सुनकर भीड़ भयंकर गुस्से में आ जाती है। नाहिद ने कहा अब हमको शेख हसीना का रिजिग्नेशन चाहिए।
और पुलिस और भीड़ के बीच कत्ले आम शुरू हो जाता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, रबर बुलेट से हमला किया जाता है, हेलीकॉप्टर से फायरिंग किया जाता है। आंदोलन के दौरान मीर मगदो आंदोलनकारी को पानी पिला रहा था। इसी दौरान पुलिस ने गोली मार दिया, जिसके कारण मगदो की मृत्यु हो गई और आंदोलन और भयानक हो गया। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 600 से ज्यादा लोगों की मौत हिंसा के वारदातों में हुई है। अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है और आंदोलनकारी पीएम के आवास को घेरने के लिए मूव कर रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को शेख हसीना इंडिया के एम्बेसडर से बात करती हैं और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मदद मांगती है, लेकिन इंडिया यह इंटरनल मैटर बताकर मना कर देता है और शेख हसीना के सिक्योरिटी के लिए हाँ कर देता है। शेख हसीना सोचती हैं आर्मी को उतार दिया जाए, तो आर्मी चीफ वकर उज जमान ये शेख हसीना के वाहन के देवर हैं। इन्होंने समझाया कि आर्मी उतारने से कोई फायदा नहीं होगा, भीड़ इतना ज्यादा है कि और जाने जाएंगी और हासिल कुछ भी नहीं होगा। और आर्मी चीफ सलाह देते हैं कि भीड़ पीएम हाउस पहुंच रही है, आप रिजिग्नेशन दे दीजिए, अगर दे देंगी तो भीड़ शांत हो जाएगी और आपको हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। शुरू में शेख हसीना मना कर देती हैं, लेकिन बाद में मान जाती हैं, क्योंकि जब इनके लड़के के पास फोन किया जाता है, बात करती हैं और उसके बाद ये मान जाती हैं। लेकिन ये कहती हैं देश के नाम मुझे एक संदेश देना है, लेकिन आर्मी चीफ मना कर देते हैं। आर्मी चीफ कहते हैं सबको पता चल जाएगा कि आपने इस्तीफा दे दिया है, आपके पास 45 मिनट का समय है, जिसके अंदर आपको यहाँ से देश छोड़कर जाना है। शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद अपने बहन के साथ निकल जाती हैं और इंडिया ने अपने राफेल बॉर्डर पर तैनात कर दिए थे शेख हसीना के प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ से इनको लंदन जाना था, लंदन मना कर देता है, यूएस भी वीजा कैंसिल कर देता है, जिसके कारण शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ता है। आवामी लीग के सपोर्टर को और हिंदू कम्युनिटी को खोज खोज कर जान से मारा जाने लगा और हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, गला काट दिया जाता था, गोली मार दिया जाता था और हत्या करके उल्टा टांग दिया जाता था, औरतों को का बलात्कार कर दिया जाता था। इसमें मुझे तो लगता है कि इंटरनेशनल प्लेयर का भी इन्वॉल्वेशन है। ये जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। प्रदर्शनकारी पीएम आवास से सब कुछ लूट लेते हैं, यहाँ की कपड़े और अंडरगारमेंट भी शेख हसीना के लूट लेते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में बीएनपी पार्टी की नेता 2018 से जेल में बंद थी। शेख हसीना के देश छोड़ के भागने के बाद खालिदा जिया को रिहा कर दिया जाता है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में चुनाव के पहले स्थिरता लाने के लिए मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया जाता है, जिसमें छात्र नेता नाहिद इस्लाम और मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का में शामिल कर लिया जाता है। इन्हीं 3 छात्र नेताओं की तख्ता पलट में अहम भूमिका रही है और बांग्लादेश शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।